नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस 3 लेक्चर से मेट्रोलॉजी वोकेबलरी के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। हम लोग मेट्रोलॉजी वोकेबलरी में लगभग 13 वोकेबलरी के बारे में डिटेल एनालिसिस किए हैं। आज से मेट्रोलॉजी वोकेबलरी का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में, जो आपको सिलेबस में मेंशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मेट्रोलॉजी वोकेबलरी के बारे में अगर पूछना हो तो आपको कैलिब्रेशन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये मेट्रोलॉजी वोकेबलरी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो इन सारे टॉपिक के बारे में आपको स्टडी करके जाना है एग्ज़ाम में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूरेसी को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे, कौन सी बेसिस पे करेंगे, तो ये टॉपिक को भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गेटिंग हायर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। हायर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन प्राप्त करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो यूज करते समय हम कौन सी सावधानियाँ बरतें जिससे कि हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो हो वो हाई से हाई मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इन सारे टॉपिक के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी होता है तो क्या होता है। तो एक्यूरेसी कहने का मतलब यहाँ पे बोला गया, एक्यूरेसी को डिफाइन किया गया है द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विथ ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। इसका कहने का मतलब हुआ मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ जो क्लोजनेस होता है, यानी कहने का मतलब मेजर्ड वैल्यू जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू, यानी कहने का मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ कितना वो नज़दीक वैल्यू दे रहा मेजर्ड करके। तो जितना ज़्यादा क्लोज होगा तो हम बोलेंगे उसका एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा है। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ जो क्लोजनेस होता है उस क्लोजनेस को हम एक्यूरेसी कहते हैं। अर्थात एक्यूरेसी हमें बताता है कि जो हम मेजर्ड कर रहे हैं वो क्वांटिटी ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना ज़्यादा क्लोज है, तो ये आपका एक्यूरेसी बताता है। फिर इसके बाद बोला जा रहा है, दूसरे शब्दों में एक्यूरेसी को डिफाइन किया गया है द एबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट टू मैच दी ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। अर्थात इसका कहने का मतलब है मेजरमेंट का वह योग्यता, एबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट का वह योग्यता जिसमें मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से मैच कर जाए, तो ऐसे एबिलिटी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो ये आपका डिफाइन हम एक्यूरेसी को इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है मोर क्लोजनेस मोर एक्यूरेट। अगर कोई भी मेजरमेंट, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जितना ज़्यादा क्लोज होगा तो हम बोलेंगे वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आपका मेजरमेंट दे रहा। फिर अगला पॉइंट में बोला जा रहा है एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज। एक्यूरेसी को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एक्यूरेसी इज इक्वल टू, आपको बोला गया है 1 माइनस मॉडुलस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू
को हम लोग रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं। तो 1 माइनस रिलेटिव एरर, 1 माइनस रिलेटिव एक्यूरेसी इज इक्वल टू 1 माइनस रिलेटिव एरर, यह भी हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि रिलेटिव एरर बराबर होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ये होता है। तो हम लोग एक्यूरेसी को मैथमेटिकली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। फिर हम लोग जानते हैं एक्यूरेसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर, यानी कहने का मतलब जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट में जितना ज़्यादा एरर आएगा तो हम बोलेंगे कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी उतना ही कम है, या जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर जितना कम आएगा तो हम बोलेंगे उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम एक्यूरेसी एंड एरर में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया एक्यूरेसी को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू का मॉडुलस। ये आपका गेट एग्ज़ाम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही पूछा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिलेटेड टू एक्यूरेसी। फिर आगे बोला जा रहा है इफ ए ट्रू वैल्यू ऑफ ए जॉब, किसी भी जॉब का एक ट्रू वैल्यू माना कि 10.250 है, ये आपका ट्रू वैल्यू है किसी जॉब का, या फिर इसी को स्टैंडर्ड वैल्यू बोलेंगे। फिर आगे बोला जा रहा है, ये तो आपका ट्रू वैल्यू बताया जा रहा है, फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि मेजर्ड वैल्यू जो है 10.150, 10.140, 10.260, ये आपको किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर करके बताया गया कि सेवरल ये मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम अगर हम मेजरमेंट किए तो आपका जो मेजरमेंट आया 10.150, 10.140, 10.260, ये आया मेजरमेंट। देन तब हम दे आर नॉट एक्यूरेट कंपेयर विथ 10.249, आपका ट्रू वैल्यू जो था 10.250 था, ये ट्रू वैल्यू था। आपका मेजरमेंट करके पहला मेजरमेंट आया 10.150, 10.140, 10.260। तो ये जो मेजरमेंट आया 3, ये जो है इसकी कंपेरिजन में 10.249 के कंपेरिजन में, ये इसके कंपेरिजन में ये तीनों जो है क्लोज ज़्यादा नहीं है। अतः क्लोज ज़्यादा नहीं है तो हम बोलेंगे कि आपका जो मेजरमेंट जो है इसके कंपेरिजन में यानी कहने का 10.249 के कंपेरिजन में एक्यूरेट नहीं है। तो आपको एक्यूरेसी के बारे में आइडिया लग गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन क्या होता है? तो प्रिसीजन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इट इज़ डिफाइंड एज रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग डिवाइस। प्रिसीजन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मेजरिंग डिवाइस के रिपीटेबिलिटी से, यानी कहने का मतलब मेजरिंग डिवाइस में एक प्रकार का एबिलिटी पाया जाता है, वो एबिलिटी कौन सा है? वो रिपीटेबिलिटी का एबिलिटी है। तो उसी से हम प्रिसीजन को डिफाइन करते हैं। तो प्रिसीजन के डिफिनीशन में आपको रिपीटेबिलिटी बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिपीटेबिलिटी टर्म अगर यूज नहीं करेंगे तो आपका प्रिसीजन का डिफिनीशन अधूरा कहलाएगा। आपको एग्जामिनर इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रिसीजन में हम मेजरिंग डिवाइस के कौन से एबिलिटी को कंसीडर करते हैं। तो उसमें ऑप्शन पहला दिया हो रहेगा रिजोल्यूशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, फिर आपको दिया रहेगा रिपीटेबिलिटी एंड आपको लास्ट ऑप्शन दिया रहेगा नन ऑफ दिस। तो इसमें आपको टिक करना है, रिपीटेबिलिटी के बेसिस पे ही हम प्रिसीजन को डिफाइन करते हैं। तो आगे कह रहा है टू ऑब्टेन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू, जिसमें रिपीटेबिलिटी जिसमें हम
एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू ऑब्टेन करते हैं व्हाइल टेकिंग ए सेट ऑफ मेजरमेंट, जब हम एक सेट ऑफ मेजरमेंट प्राप्त करते हैं। तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि रिपीटेबिलिटी को हम क्यों पहले आपको बताए थे। बिकॉज क्योंकि ये जो है रिपीटेबिलिटी आपके प्रिसीजन के डिफिनीशन में यूज होने वाला था। तो अगर रिपीटेबिलिटी को नहीं बताते तो आपको प्रिसीजन के डिफिनीशन आपको सही तरीके से समझ नहीं आता। तो अब बात आता है रिपीटेबिलिटी होता है तो क्या होता है, तो इसको हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो रिपीटेबिलिटी में क्या होता है कि रिपीटेबिलिटी में हम आइडेंटिकल कंडीशन में हम मेजरमेंट लेते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम। आइडेंटिकल कंडीशन कहने का मतलब हमारे पास एक ही पर्सन होना चाहिए, एक ही प्लेस होना चाहिए, एक ही वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन होना चाहिए, एक ही जॉब भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में, इस आइडेंटिकल कंडीशन में हम मल्टीपल नंबर ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट कंसीडर करते हैं। तो उसके मेजरमेंट में अगर जितना ज़्यादा रिपीट करने की एबिलिटी होगा, यानी कहने का मतलब उसके ज़्यादा क्लोज आने की वैल्यू को, मेजरमेंट के वैल्यू को क्लोज आने की एबिलिटी होगा, इसके मेजरमेंट को एबिलिटी को ही हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं। तो आपको प्रिसीजन के बारे में समझ आ गया होगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि प्रिसीजन हैज़ नॉट एनी मीनिंग फॉर ओनली वन मेजरमेंट। आपको बताया जा रहा है प्रिसीजन हैज नो एनी मीनिंग फॉर ओनली वन मेजरमेंट। किसी एक मेजरमेंट से हम प्रिसीजन को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू प्राप्त करना होगा वाइल टेकिंग ए सेट ऑफ मेजरमेंट। एक सेट ऑफ मेजरमेंट से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू प्राप्त करना होगा, तभी आप प्रिसीजन के मीनिंग को आप डिफाइंड कर सकते हैं। बट इट एग्जिस्ट फॉर ए सेट ऑफ डायमेंशन। लेकिन यह जो एग्जिस्ट करता है प्रिसीजन एक सेट ऑफ डायमेंशन के लिए एग्जिस्ट करता है, ना कि ये एग्जिस्ट करता है ओनली वन मेजरमेंट के लिए। तो ये रहा प्रिसीजन के बारे में आपके डिफिनीशन। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को हम लोग कैसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक शाफ्ट का डायमेंशन मेजर करना है, और इस शाफ्ट का डायमेंशन जो है आपका लेंथ जो है ये 100 मिलीमीटर है, जिसका ये आपका ट्रू वैल्यू है। शाफ्ट का ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू आपका 100 मिलीमीटर है। ये तो आपका शाफ्ट का ट्रू वैल्यू प्राप्त ये दिया गया है। अब इस शाफ्ट के डायमेंशन को हम 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं। तो 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हमें ये बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हाईली एक्यूरेट है, हाईली प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट है, लेस प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट, हाईली प्रिसाइज है, या फिर लेस प्रिसाइज, हाईली एक्यूरेट है। इन सारे टर्म को हमको इन 4 इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमें बताना है। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें प्रिसीजन को बताने के लिए रिपीटेबिलिटी की एबिलिटी होना चाहिए। रिपीटेबिलिटी कहने का मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट तो आपको 4 है, तो 4 को कंसीडर करके प्रिसीजन नहीं बना। इस इंस्ट्रूमेंट में कितना एक्यूरेट, कितना प्रिसाइज है, यानी कहने का मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से कंपेरिजन कर रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से हम बताएंगे एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का बताएं कि एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 से हम बताएं कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आखिर इंस्ट्रूमेंट का है तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 का। तो आपको रिपीटेबिलिटी में बोला गया था कि एक ही इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक ही प्लेस होना चाहिए, एक ही वर्किंग इन्वायरमेंट होने चाहिए और एक ही जॉब होना चाहिए। तो आपको जॉब तो एक ही है, आपका इंस्ट्रूमेंट भी एक ही है, लेकिन जब हम मेजरमेंट लेंगे सेवरल मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम तो आपको उसमें जो होगा एक ही पर्सन लेगा। यहाँ पे आपको 3 या 4 पर्सन के बारे में बताया गया, तो नहीं ये 4 पर्सन नहीं होंगे। माना कि कोई एक ही पर्सन है राम, लेकिन ये राम जो मेजरमेंट कंसीडर कर रहा है वो 4 टाइम में ले रहा, और 4 टाइम ऐसा है कि उसका वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन इक्वल है। तो जब मेजरमेंट लेता है तो माना कि आपको यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आप
ये नेम कट कर दीजिएगा, केवल एक ही नाम रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 टाइम्स मेजरमेंट लेता है, लेकिन सारा में जो है आइडेंटिकल कंडीशन में मेजरमेंट लेता है। तो देखा गया पहले बार जब मेजरमेंट लिया गया तो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 1 से लिया गया पहले बार, तो फर्स्ट कंडीशन में आपका मेजरमेंट आया 105.02। फिर दूसरे बार मेजरमेंट में आपका वैल्यू आया 103.35। थर्ड टाइम मेजरमेंट में आपका वैल्यू आया 92.95। फिर लास्ट टाइम आपका मेजरमेंट का वैल्यू आया 90.25। तो हम देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 से अगर हम सेवरल मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम अगर मेजरमेंट कैलकुलेट किए ये शाफ्ट का, तो हमें पता चला कि इस शाफ्ट का डायमेंशन जो आया आपका ये 4 आया। तो हम देख रहे हैं ये चारों जो डायमेंशन आपको मेजरमेंट में प्राप्त हुआ वो देख रहे हैं कि 100 से काफ़ी दूर है। यानी कहने का मतलब ये आपका बीच में एक्यूरेसी बोले, एक्यूरेसी का वैल्यू माना कि ये बीच में 100 मिलीमीटर है, तो ये एक्यूरेसी इतना के अंदर में प्राप्त होगा तो एक्यूरेसी होगा, और इसके बाहर अगर होगा तो फिर देख रहे हैं कि फिर मतलब कि ये जो वैल्यू जो प्राप्त हुआ वो 100 से काफ़ी दूर है, और ये जो वैल्यू जो है एक दूसरे के आपस में क्लोज भी नहीं है, एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे है। तो यानी कि कहने का मतलब 105.02 ये होगा, 103.35 ये होगा, फिर अगला मेजरमेंट आपको 92.95, एक 90.25 आपको प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो एक्यूरेसी से काफ़ी दूर है, यानी कहने का मतलब लेस एक्यूरेट है। और ये देख रहे हैं ये जो पार्टिकुलर सेट अब वैल्यू प्राप्त हो ये काफ़ी दूर पे है, ये आप एक दूसरे के क्लोज नहीं है, यानी कहने का मतलब लेस प्रेसाइज है। यानी कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 जो है आपको लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रेसाइज मेजरमेंट आपको देता है। फिर इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 से हम प्रैक्टिकल करने चलते हैं। इस शाफ्ट के मेजरमेंट में तो हमें प्राप्त होता है कि आपका पर्सन एक ही है, यहाँ पे भी पर्सन एक ही है, लेकिन अलग अलग टाइम में लिया गया, ऐसा टाइम लिया गया अलग अलग टाइम में जिसमें हमका वर्किंग इन्वायरमेंट सारे कंडीशन में इक्वल है, प्लेस भी एक ही है, आपका जॉब भी एक ही है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 जो कि एक ही इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 से मेजरमेंट लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में आपको प्राप्त होता है 100.1, 100.2 और 99.98 और 99.99 आपको मेजरमेंट प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं इसका एक डायग्राम बनाते हैं कि आपको इसके अंदर में आएगा, इसके अंदर में वैल्यू आएगा तो आपका एक्यूरेट होगा, और इसके बाहर में अगर ज़्यादा एक दूसरे के पास आ जाएगा तो बोलेंगे वो प्रिसाइज होगा, अगर दूर दूर होगा तो प्रिसाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा गया कि इसका जो वैल्यू जो आया इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 से वैल्यू जो कैलकुलेट करके वैल्यू लाएँ वो देख रहे हैं कि वो एक्यूरेसी के अंदर में है, और काफ़ी एक दूसरे के बीच में जो गैपिंग है वो मात्र लगभग 0.02 जो कि बहुत छोटे क्वांटिटी का अंतर है, बहुत छोटे डायमेंशन का अंतर है। अतः हम बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 जो है से आपका हाईली एक्यूरेट है। हाईली एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि ये 100 के काफ़ी नज़दीक है, 100 से मात्र 0.02 मिलीमीटर का डिफरेंस है। अतः हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 आपका हाईली एक्यूरेट हाईली प्रिसाइज है। अब इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट नंबर 3 से ऑब्जर्वेशन करते हैं। पर्सन आपका एक ही है लेकिन सारे ये पर्सन एक ही है लेकिन अलग अलग टाइम में इसका मेजरमेंट कंसीडर किया गया है इंस्ट्रूमेंट नंबर 3 से। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर 3 से मेजरमेंट लेने पर राम एक पर्सन है जो कि आपका मेजरमेंट हासिल करता है 91.95, 91.96, 91.97, 91.98। अब जो ये मेजरमेंट प्राप्त किया वो 100 से काफ़ी दूर है, यानी कहने का मतलब आपका टारगेट वैल्यू आपका ये है, टारगेट वैल्यू से काफ़ी दूर है, लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह काफ़ी दूर तो है, लेकिन ये जो मेजरमेंट ला रहा है वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नंबर 3 से ला रहा है काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक है, जिसके बीच में गैपिंग मात्र 0.02 या 0.01 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर इसका गैपिंग 8 मिलीमीटर का है, 8 मीटर 9 मिलीमीटर का डिफरेंस है इनके बीच में। अतः हम बोलेंगे कि ये टारगेट वैल्यू से क्या है, ये ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, यानी कहने का मतलब लेस एक्यूरेट है, लेकिन
काफ़ी दूर होने के बाद भी इसका जो वैल्यू डाटा जो दे रहा वो काफ़ी एक दूसरे से नज़दीक है, जिसमें डिफरेंस मात्र 0.02 का ही आपस में है, प्लस माइनस का। अतः हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट नंबर 3 जो है आपका, इंस्ट्रूमेंट नंबर 3 जो है से आपका हाईली प्रिसाइज है। फिर अब इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 से मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 से जब हम मेजरमेंट कैलकुलेट करने चले, यहाँ पे भी आपका पर्सन एक ही है, लेकिन अलग अलग टाइम में, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 में आपको कैलकुलेट किया गया। तो देखा गया कि इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 से आपका जो मेजरमेंट आया 100.01, 100.1, 99.5, 99.75। तो ये देख रहे हैं कि ये आपका जो है से आपका टारगेट वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है। यानी कहने का मतलब टारगेट वैल्यू यानी स्टैंडर्ड वैल्यू से ये 100 से लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास का ही केवल डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप है। अतः हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 जो है लेस प्रेसाइज बट हाईली एक्यूरेट है। लेस प्रेसाइज इस एक्यूरेट तो है, लेकिन लेस प्रेसाइज इसलिए है क्योंकि दोनों का वैल्यू के बीच में गैपिंग जो है 0.1 और 0.5, 0.7 का गैपिंग है। अतः हम बोलेंगे कि ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 से जो मेजरमेंट आएगा वो हाईली एक्यूरेट बट लेस प्रेसाइज आएगा। तो आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में आइडिया लग गया होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे बताया गया है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस बताया गया है क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विथ ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। यानी कहने का मतलब मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ जो क्लोजनेस होता है उस क्लोजनेस को हम एक्यूरेसी कहते हैं। जबकि प्रिसीजन को डिफाइन किया गया है रिपीटेबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अबाउट ए पार्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज प्रिसीजन। यानी कहने का मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रिपीटेबिलिटी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो रिपीटेबिलिटी की एबिलिटी होता है उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के अबाउट के जो मेजरमेंट होता है उसी को हम प्रिसीजन कहते हैं। फिर अगला पॉइंट में बोला जा रहा है एक्यूरेसी इज कंसर्न विथ ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी जो होता है वो ट्रू वैल्यू के साथ कंसर्न रखता है, जबकि प्रिसीजन इज कंसर्न विथ मीन वैल्यू। जबकि प्रिसीजन जो होता है मीन वैल्यू के साथ कंसर्न रखता है। मीन वैल्यू क्यों होता है, क्योंकि प्रिसीजन में जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ मेजरमेंट लेते हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ मेजरमेंट 1, 2, 3 लिए तो इसके सारे का हम एक मीन एवरेज निकालते हैं और उसके एवरेज को कंपेरिजन करते ये सारे मेजरमेंट जो है वो कितना क्लोज और कितना दूर है उसी से हम कंसीडर करते हैं एक प्रिसीजन जो है वो कितना हाईली प्रिसाइज है या कितना मतलब कि लेस प्रिसाइज है। तो यहाँ पे सेकेंड डिफिनेशन ये हो एक्यूरेसी इज कंसर्न विथ सेकेंड डिफरेंस ये हो एक्यूरेसी इज कंसर्न विथ ट्रू वैल्यू, जबकि प्रिसीजन इज कंसर्न विथ मीन वैल्यू। फिर अगला थर्ड डिफरेंस है एक्यूरेसी इज डिफाइंड फॉर ए सिंगल मेजरमेंट। एक्यूरेसी को हम एक सिंगल मेजरमेंट के लिए डिफाइन कर सकते हैं, जबकि प्रिसीजन जो है वो एक सेट ऑफ मेजरमेंट के लिए डिफाइंड होता है, वाइल प्रिसीजन इज डिफाइंड फॉर ए सेट ऑफ मेजरमेंट। फिर आपका फोर्थ डिफरेंस बता रहा है डिफ़िकल्ट टू अचीव ए हाई एक्यूरेसी फॉर एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हाई एक्यूरेसी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक्यूरेसी को प्राप्त करना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, जबकि वाइल इट इज़ ईजी टू अचीव हाई प्रिसाइज फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से प्रिसाइज हाई प्रिसाइज अचीव करना आसान है कंपेरिजन टू एक्यूरेसी। आपका ये फोर्थ डिफरेंस हुआ। फिफ्थ डिफरेंस बताया जा रहा है एक्यूरेट आइटम हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट केसेज। मोस्ट केसेज में जो होता है वो एक्यूरेट आइटम जो होते हैं वो क्या होते हैं प्रिसाइज होते हैं, जबकि प्रिसाइज आइटम में और में नॉट बी एक्यूरेट। जबकि प्रिसाइज आइटम जो है एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाया गया है। फोर
फॉर इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जर्वेशन करके। तो ये रहा आपके डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूरेसी क्या क्या है, एक्यूरेसी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। द अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड ऑन फ्लोइंग फैक्टर, जितने भी फैक्टर 1 2 3 4 और एक लास्ट फैक्टर ये है आगे 5, तो ये सारे 5 फैक्टर पर जो है एक्यूरेसी डिपेंड करता है। जिसमें से पहला फैक्टर आपको बताया जा रहा है कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर कहने का मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही अगर गड़बड़ी आ जाए, दिक्कत आ जाए, उसके स्केलिंग जो है इरेज हो जाए, तो आप जब उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेंगे तो वहाँ पे आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो यह इस प्रकार के एरर को हम कैलिब्रेशन एरर कहते हैं। तो कैलिब्रेशन एरर भी एक जो है आपके एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। आपको आगे बताया जा रहा है एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज एक्सपेंशन ऑफ मेटल यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बहुत लंबे समय से यूज करते चले आते हैं तो उसमें जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो जाता है, जैसे कि उसके टेम्परेचर में चेंज होने के कारण उसका मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, जिससे हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी आ जाता है। और जब गड़बड़ी आ जाएगा तो उसमें कैलिब्रेशन एरर आएगा। तो कैलिब्रेशन एरर भी एक प्रकार का क्या है, एक्यूरेसी को प्रभावित करने वाला मुख्य फैक्टर है। तो ये रहा फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर बताया जा रहा है इंस्पेक्शन रूम एंड वर्क प्लेस। अगर हम जहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं जिस जगह पे, उस जगह को इंस्पेक्शन रूम या वर्क प्लेस बोलेंगे। तो अगर वहाँ पे अगर सही प्रॉपर मैनर में अगर हर चीज़ को अरेंज करके नहीं रखेंगे या फिर आपको क्लीनेस नहीं रखेंगे, साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, तो जब आप मेजरमेंट लेंगे तो उससे आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और डिस्टर्बेंस होगा तो आपका एक्यूरेसी जो है उससे प्रभावित होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, इस पॉइंट में बताया जा रहा है सेकेंड फैक्टर में कि एक्यूरेसी में भी अफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस इंस्पेक्शन रूम और वर्क प्लेस से भी प्रभावित होता है एक्यूरेसी। सच जैसे क्लीननेस नहीं रखेंगे, सरफेस कंडीशन अच्छा नहीं रखेंगे, प्रॉपर सपोर्टिंग अरेंजमेंट नहीं रखेंगे, इससे हमारा एक्यूरेसी प्रभावित होता है। थर्ड फैक्टर बताया जा रहा है एरर ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज में एरर होगा, उससे भी आपका एक्यूरेसी प्रभावित होता है। तो यह भी आपका मेन फैक्टर है प्रभावित करने वाले एक्यूरेसी को। फिर आगे बताया जा रहा है फोर्थ फैक्टर में ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर कहने का मतलब इससे कैसे एरर प्रभावित होता है, जैसे कि अगर कोई वर्कर वहाँ पे अगर स्किलफुल नहीं है और उसको मेजरमेंट करने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें अगर स्किल अच्छे से मेजरमेंट का नहीं होगा तो उससे मेजरमेंट जो आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ह्यूमन एरर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है एक्यूरेसी को प्रभावित करने में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कहने का मतलब अगर जो वर्कर है उसको अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे या लैक ऑफ हैंडलिंग स्किल या फिर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने में की स्किल में उसमें कमी होगा या फिर कैजुअल एटीट्यूड, वो ज़्यादा कैजुअल मतलब कि ये एटीट्यूड रखता है ऑफ इंस्पेक्टर जो जांच करने वाला होता है, में अफेक्ट द मेजरमेंट वैल्यू, जिससे कि हमारा मेजरमेंट वैल्यू प्रभावित होता है। हिंस जब मेजरमेंट वैल्यू प्रभावित होगा तो आपका एक्यूरेसी भी इससे अफेक्ट होता है। तो यह भी ह्यूमन एरर भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्यूरेसी को प्रभावित करने में। अगला फैक्टर बताया जा रहा है इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, यानी कहने का मतलब इन्वायरमेंट का भी मतलब कि योगदान रहता है एक्यूरेसी को प्रभावित करने में। कह रहा चांसेस ये चेंजेज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर वाइब्रेशन लाइटनिंग प्रेशर में भी अफेक्ट द एक्यूरेसी। इन्वायरमेंट कंडीशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहने का मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा या वाइब्रेशन होगा
या फिर लाइटनिंग यानी कहने का वज्रपात होगा, या फिर बिजली का चमकना जिसको बोलते हैं, प्रेशर मतलब इंक्रीज कर जाएगा तो, या फिर डिक्रीज कर जाएगा, तो इससे हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रभावित होगा। एक्सपेरिमेंट में प्रभावित होगा तो उससे जो मेजरमेंट आएगा उसमें आपको एरर देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका एक्यूरेसी भी प्रभावित होगा। तो ये 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं एक्यूरेसी को प्रभावित करने वाला। तो ये रहा फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूरेसी के बारे में। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन हम लोग किस तरीके से करें। तो इसमें बताया जा रहा है सिलेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पार्टिकुलर मेजरमेंट। किसी पार्टिकुलर मेजरमेंट के लिए जो हम सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का जो सिलेक्शन करते हैं, वो डिपेंड करता है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक, वेरियस बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। दे आर फ्लोइंग, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है वो फ्लोइंग आपको नीचे यहाँ पे बताया गया है। इससे पहला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन जो करते हैं वो सिलेक्ट इस बेसिस पे करते हैं कि आखिर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रेंज आखिर है तो क्या है। जैसे कि अगर हमें किसी भी शाफ्ट का आउटर डाया मेजर करना है, तो आउटर डाया मेजर करने के लिए माना कि माइक्रोमीटर हमारे पास है, तो माइक्रोमीटर जो लाएंगे वो ऐसा माइक्रोमीटर लाएंगे कि उस रेंज में, उस शाफ्ट के डायमीटर के रेंज में उस माइक्रोमीटर का ये रेंज होना चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका जो है एक माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप ये किसी भी डायमेंशन को 0 से 2.5, आउटर डाया को 0 से 2.5 मिलीमीटर का कोई अगर डायमेंशन आएगा, इसके बीच के डायमेंशन रहेगा, इसी के रेंज के डायमेंशन को ये माइक्रोमीटर आपको क्या करके देगा, मेजरमेंट करके बताएगा। और यहाँ पे 0.01 जो बता रहा है वो इस माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बताया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक बेस्ट, एक मेन पॉइंट रखता है इसमें कि हम कौन से साइज को, किस रेंज के साइज के ऑब्जेक्ट को हमको मेजर करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम, उसी के रेंज के अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्शन करते हैं। तो ये पहला सिलेक्शन करने का तरीका यह हुआ कि रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कैरिड आउट बाय इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से हम मैक्सिमम और मिनिमम कितना मतलब मेजर कर सकते हैं, इसके रेंज में ही हम पहले इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे बोला जा रहा है स्केल स्पेसिंग ऑन द स्केल शुड बी प्रॉपर मैनर। जो स्केल में स्केलिंग रहता है, उसके बीच में जो स्केलिंग किया जाता है वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको इसमें स्केलिंग हो रहा है, यहाँ पे 1 है और उसके कुछ डिस्टेंस उनके बाद 2 है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गैपिंग के बाद 3 आ गया, तो ये प्रॉपर मैनर में आपका स्केलिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो स्केल ऐसा यूज करना, ऐसा सिलेक्शन करना इंस्ट्रूमेंट का जिसमें प्रॉपर मैनर में स्केलिंग किया हुआ हो। फिर आपका थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सेंसिटिविटी की एबिलिटी पाया जाता हो। यानी कहने का मतलब वो सेंस जल्दी से जल्दी कर दे कि इंक्रीमेंट में आके ये इनपुट में हम क्या चेंजिंग कर रहे हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। अगला सिलेक्शन करने का किस तरीके से सिलेक्शन करें, रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक्यूरेसी को रीड करता हो, अच्छा एक्यूरेसी को रीड करता हो। ये नहीं कि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करके ले लाएंगे जिसमें एक्यूरेसी जो है बहुत कम रीड करता हो। फिर अगला इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करने का तरीका क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम, ये मिनिमम टू मिनिमम एरर जनरेटेड ड्यू टू मेजरमेंट। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा मिनिमम से मिनिमम एरर जनरेट हो, क्रिएट हो।
फिर अगला बात बताया जा रहा है रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट ये सिलेक्ट करेंगे जिसमें रिपीटेबिलिटी की एबिलिटी हो, यानी कहने का मतलब वो हमारा प्रॉपर आपका उस इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजरमेंट ले तो आपका वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके बताए। ये नहीं कि पहली बार मेजरमेंट किए 100 किए और दूसरा बार ये मेजरमेंट करने पर 150 आ गया, तो यहाँ पे ज़्यादा दोनों के बीच में गैपिंग आ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा एरर देखने को मिलेगा। तो ऐसा हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिसमें रिपीटेबिलिटी की एबिलिटी पाया जाता हो। फिर अगला पॉइंट बताया जा रहा है सिलेक्शन करने का तरीका होना चाहिए कि हम मिनिमम कॉस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, यानी कहने का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसका कॉस्ट मिनिमम हो, और मिनिमम कॉस्ट में भी अगर हमारा काम अगर हो जा रहा है तो हम हायर कॉस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट को क्यों परचेज करेंगे। तो इस पे भी आपको सिलेक्शन करने के इस बात पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि एट मिनिमम कॉस्ट गुड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी सिलेक्टेड, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पर जो अच्छा क्वालिटी का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। फिर आगे बोला जा रहा है कि इजी ऑपरेबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी सिलेक्टेड, जिससे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि जिससे हम इजीली ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम इजीली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ये नहीं कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमको मेजरमेंट करना बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, तो वो भी आपको दिक्कत की बात है। अब अगला कह रहा है क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, और फिर मतलब कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो एक क्वांटिटी को मेजर करता हो। तो ये रहा बात सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन जब करेंगे तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आ रहा है आपका प्रिकॉशन वाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर जनरेटिंग हायर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। जब हमें हायर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ेगा तो जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की यूज करते रहेंगे तो उस समय हमें हायर एक्यूरेसी एंड हायर प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ेगा। तो उसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसमें पहले बताया गया देयर आर फॉलोइंग प्रिकॉशन, बहुत सारे सावधानियां हैं। वाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो बहुत सारे सावधानियां हमें बरतनी जरूरी होती है। पहला बताया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज में एप्लीकेशन में यूज करते रहते हैं तो उस समय हमें इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे तरीक़े से हैंडल करना जरूरी होता है। फिर अगला बात बोला जा रहा है सेकंड में एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो हाईली फिनिश्ड सरफेस शुड नॉट बी टच्ड बाय हैंड। फिर इंस्ट्रूमेंट को जब हम यूज कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उस समय जो भी अगर हाईली फिनिश सरफेस है उसको हो सके जितना पॉसिबल हो सके उसको हम हैंड से टच नहीं करें। क्यों? क्योंकि हैंड से अगर टच करेंगे तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे टेम्परेचर को भी मतलब कि कैच कर लेगा तो उससे मेजरमेंट शायद मेरा प्रभावित हो सकता है। तो हो सके आपको अगर पॉसिबल बनता है तो उसको आप हैंड से हाईली फिनिश सरफेस को हैंड से टच करने का प्रयास नहीं करें जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं तब। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है व्हेन द इक्विपमेंट इज नॉट इन यूज, जब आप इक्विपमेंट को यूज नहीं करते हैं इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कोरोजन। जब आप इक्विपमेंट को यूज नहीं कर रहे होते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, एक सुरक्षा देना चाहिए फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कोरोजन से, ताकि उसमें कोई कोरोजन का दिक्कत नहीं लगे, उसमें कोई जंग नहीं आए, ताकि हमको मेजरमेंट आगे भी जब भी करें तो हमारा कोई दिक्कत नहीं दे मेजरमेंट में। फिर अगला पॉइंट बताया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट आर टू बी यूज्ड इन डस्ट प्रूफ रूम। इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे इंस्ट्रूमेंट का, वो ऐसे जगह पे करना चाहिए जहाँ पे डस्ट प्रूफ रूम हो। यानी कहने का मतलब वहाँ पे ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे कोई भी डस्ट यानी धूलकण नहीं जाता हो। ऐसे रूम में हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। फिर अगला फिफ्थ पॉइंट में बताया जा रहा है वॉश हैंड एंड अप्लाई पेट्रोलियम जेली बिफोर हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कहने का मतलब कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करेंगे तो उससे पहले हम अपने हैंड को अच्छे तरीक़ा से
हम हैंड को वॉश कर लेंगे या उस पर अपने हैंड पे पेट्रोलियम जेली यूज कर लेंगे ताकि हमारा मेजरमेंट प्रभावित नहीं हो। फिर अगला पॉइंट बताया जा रहा है, ये प्रिकॉशन सावधानी क्या रखना है, प्लेस फॉर इंस्ट्रूमेंट शुड बी मॉइस्ट प्रूफ। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हम रखेंगे या अप्लाई ये एप्लीकेशन में यूज करेंगे वहाँ पे जो होना चाहिए वो डस्ट प्रूफ होना चाहिए और मोस्ट मॉइस्चर प्रूफ भी होना चाहिए। फिर अगला बोला जा रहा है, अगला पॉइंट में बोला जा रहा है प्रिकॉशन में ब्रशिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट में जो है आपको ब्रश करने का अलाउ नहीं दिया जाता। अगर ब्रशिंग कर देंगे तो उससे अगर आगे अगर मेजरमेंट लेंगे तो उससे एरर आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सावधानी आपको बरतना है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ब्रशिंग नहीं करनी है। तो ये रहा 7वां सावधानी। और लास्ट सावधानी ये है, हाईली फिनिश्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्लिप गेज। स्लिप गेज जो होता है वो बहुत हाईली फिनिश्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको हैंडल करना चाहिए बाय यूजिंग पीस ऑफ कैमोइस लेदर। कैमोस लेदर के पीस से टुकड़ा से हम हाईली फिनिश सरफेस को मतलब कि हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारा एक्यूरेसी और प्रेसिजन अच्छा से अच्छा मिले। तो ये रहा बात आपका प्रिकॉशन वाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गेटिंग हायर एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। तो इस तरीक़ा से आपका यूनिट नंबर 1 का ये इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी पूरे तरीक़ा से कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विविध DLP। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में और उसके अगले टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे।